कभी सोचा है कि हमारी मेहनत की कमाई से जो टैक्स जाता है वो आखिर कहाँ पहुँचता है? आज हम 20, 26, 27 के भारतीय बजट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पता लगाते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है, वो इसे खर्च कहाँ करती है और इन सबका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश अपने पैसों का हिसाब किताब रखता कैसे है? सुनने में ये बहुत मुश्किल पहेली लग सकती है, लेकिन इसका जवाब हमारे अपने घर के बजट में ही छिपा है। देखिए, देश का बजट काफी हद तक हमारे घर के बजट जैसा ही है। जैसे हमारे घर में एक आमदनी होती है और कुछ खर्चे होते हैं, वैसे ही देश की भी प्राप्तियां यानी आमदनी और व्यय यानी खर्चे होते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे महीने के अंत में हमारे पास या तो कुछ बचत होती है या कभी-कभी उधार लेना पड़ जाता है, वैसा ही कुछ हिसाब किताब देश का भी होता है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, स्केल का। 2026-27 के लिए सरकार का कुल अनुमानित खर्च है 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचिए, अगर हर सेकंड 1 रुपए भी खर्च किया जाए तो इसे खर्च करने में लाखों साल लग जाएंगे। तो चलिए इस विशाल बजट के सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार की तिजोरी में ये सारा पैसा आता कहाँ से है। हर 1 रुपये की कहानी क्या है, ये चार्ट पूरी तस्वीर साफ कर देता है। अगर सरकार की कुल आमदनी को हम 1 रुपया मान लें, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे असल में उधार से आता है। ये वो कर्ज है जिसे भविष्य में चुकाना होगा। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जिससे 21 पैसे आते हैं। फिर कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाले कॉरपोरेशन टैक्स से 18 पैसे और जीएसटी से 15 पैसे। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना, कि सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया उधार है। मतलब हर 100 रुपए की कमाई में से 24 रुपए कर्ज के जरिए आते हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, इस पर हम बाद में वापस आएंगे। आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सीधे हम और आप जैसे नौकरी पेशा लोगों और दूसरे व्यक्तियों से आता है इनकम टैक्स के रूप में। ये सरकार की कमाई का 21% है। और तीसरा बड़ा जरिया है कॉरपोरेशन टैक्स। ये वो टैक्स है जो कंपनियां अपने मुनाफे पर सरकार को देती हैं। ये कुल आमदनी का 18% है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि पैसा आता कहाँ से है। अब असली सवाल, ये पैसा जाता कहाँ है? सरकार इसे खर्च कैसे करती है? अब ये चार्ट सरकार के खर्चों की कहानी बताता है। हर 1 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22 पैसे राज्यों को उनके हिस्से के टैक्स के तौर पर वापस चला जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा खर्च 20 पैसे जो सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है। इसके बाद केंद्रीय योजनाओं और रक्षा पर खर्च होता है। तो ये जानना दिलचस्प है कि केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे राज्यों को वापस देना पड़ता है, ताकि वो अपने स्तर पर स्कूल, अस्पताल और सड़कों जैसे खर्च चला सकें। और ये हिस्सा कुल खर्च का 22% है। याद है, हमने आमदनी में उधार की बात की थी? बस इसे उसी का बिल समझिए। सरकार के कुल खर्च का 20% हिस्सा पुराने कर्जों पर सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। सोचिए, ये तो मूल रकम है भी नहीं। ये एक ऐसा खर्च है जिसे टाला नहीं जा सकता। खर्च का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा यानी 17% सीधे केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं पर जाता है। इसमें नेशनल हाईवे बनाने से लेकर गांवों में साफ पानी पहुंचाने जैसी कई स्कीमें शामिल होती हैं। अब तक हमने देखा कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन तब क्या होता है जब घर के बजट की तरह ही खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाए? यहीं पर राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आता है। आसान भाषा में ये आमदनी और खर्च के बीच का अंतर है। अगर कोई अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर दे तो उसे घाटा होता है। सरकार के लिए ये वो रकम है जो उसे अपने सारे बिल चुकाने के लिए हर साल उधार लेनी पड़ती है। और ये चार्ट एक बहुत जरूरी ट्रेंड दिखा रहा है। सरकार इस घाटे को कम करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों में राजकोषीय घाटा देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर लगातार घट रहा है। ये एक अच्छा संकेत है जो दिखाता है कि पैसों का मैनेजमेंट बेहतर हो रहा है। तो सरकार इस घाटे को भरती कैसे है? इसका सबसे बड़ा जरिया है बाजार से उधार लेना। ये टेबल दिखाता है कि घाटे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाजार से पैसा उधार लेकर पूरा किया जाता है। और यहीं पर हमारी कहानी का सर्कल पूरा होता है, जो हमें वापस आमदनी के उस 24% उधार वाले हिस्से से जोड़ता है।
चलिए अब जरा इन नंबरों से आगे बढ़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य की दिशा भी तय करता है। वित्त मंत्रालय का ये बयान असल में इस बजट के पीछे की सोच को बताता है। इसमें कहा गया है कि सरकार अब पूंजीगत व्यय पर ज्यादा जोर दे रही है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि सरकार रोजमर्रा के खर्चों जैसे कि सैलरी देने पर पैसा खर्च करने की बजाय उन चीजों में निवेश कर रही है जो लंबे समय तक देश के काम आएंगी और भविष्य में तरक्की लाएंगी। इस ट्रेंड को यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। पूंजीगत व्यय, जिसे कैपेक्स भी कहते हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। इसे यूं समझिए कि ये घर का राशन खरीदने पर खर्च करने के बजाय एक नया घर बनाने या बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने जैसा है। ये सड़कें, बंदरगाह और रेलवे जैसी संपत्ति बनाता है जो आने वाले कल में विकास को रफ्तार देती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर देश के भविष्य में निवेश करने के लिए एक और रुपया हो तो उसे कहाँ लगाना चाहिए? नई सड़कों और पुलों में जो व्यापार को जोड़ें, वर्ल्ड क्लास स्कूलों और कॉलेजों में जो अगली पीढ़ी को तैयार करें, या फिर आधुनिक अस्पतालों में जो सबकी सेहत सुनिश्चित करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत की आने वाली राह तय करेगा।